नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख। तो आज न्यूज पंच में सबसे पहली और प्रमुख खबर रहेगी उत्तर प्रदेश से जुड़ी, जहां पर विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत हुई है। लेकिन आज से शुरुआत जो हुई वो काफी हंगामेदार रही। आखिर क्यों विपक्ष की तरफ से किया गया हंगामा आज, और किस तरीके से हंगामा किया गया, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से पलटवार किए हैं, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है यूट्यूबर से जुड़ी। जी हां, यूट्यूबर को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है। याचिका दायर की गई थी यूट्यूबर की तरफ से और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। और क्या कुछ कहा है फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, बताएंगे इस खबर पर भी विस्तार से आपको किस तरीके से लगी है ये फटकार। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है मनीष सिसोदिया से जुड़ी। जी हां, मनीष सिसोदिया पर चोरी का बड़ा आरोप इस वक्त लगा है। दरअसल पटपड़गंज से जो नए विधायक चुने गए हैं उन विधायक की तरफ से ये आरोप लगाया गया है। आखिर ये आरोप क्यों लगाया है, क्या है इसके पीछे की वजह और किस चीज की चोरी का ये आरोप लगा है मनीष सिसोदिया पे, बताएंगे विस्तार से आपको। और इसके साथ ही जो चौथी प्रमुख खबर है वो है असम से जुड़ी। जी हां, बोडोलैंड जो है वो विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है और ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं बोडोलैंड के विकास के लिए, साथ ही जो लोग वहां पर रहते हैं उन सभी के लिए किस तरीके से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, बताएंगे विस्तार से आपको। और साथ ही बताएंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए तमाम कदम के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के और प्रमुख खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्षी विधायकों की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिला है। यहां तक कि सत्र शुरू होने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी समाजवादी पार्टी के सदस्य हंगामा करते हुए नजर आए हैं। लगातार नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन के दौरान कोई विधायक अस्थि कलश लेकर के पहुंचा तो कोई जंजीरों में बंद कर पहुंचा है। और विपक्ष के इस प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष हार की खुन्नस यहां ना निकाले। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो बजट सत्र है वो 18 फरवरी से शुरू होकर के 5 मार्च तक चलेगा और 20 फरवरी यानी कि परसों बजट पेश किया जाएगा। और ऐसे में बजट सत्र में महाकुंभ, भगदड़ समेत कई सारे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस भी देखने को मिल सकती है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स पर डालते हैं कि आखिर यूपी का बजट सेशन से विपक्ष की टेंशन क्यों है। तो उत्तर प्रदेश का ये बजट सेशन है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं विपक्ष इस वक्त टेंशन में नजर आ रहा है। विधानसभा में विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा आज किया गया। यहां तक कि जब शुरुआती राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है उस दौरान भी विपक्ष की तरफ से हंगामा ही किया गया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विधायकों ने विरोध में कई सारे नारे लगाए हैं। नारेबाजी लगातार वहां पर की गई है और सत्र शुरू होने से पहले भी प्रदर्शन किया गया। विधानसभा में विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा आज किया गया है और कुल मिलाकर इसको लेकर पलटवार भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बजट सेशन है, लेकिन इस बजट सेशन से विपक्ष को काफी टेंशन नजर आ रही है और इसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया कि कहीं ना कहीं ये हार की खुन्नस है जो विपक्ष इस वक्त निकाल रहा है। और ऐसे में इस हंगामेदार विधानसभा सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष में तीखी तकरार जो है वो भी कहीं ना कहीं नजर आई। आइए वो भी देखते हैं। राज्यपाल का भाषण था, समाजवादी पार्टी ने उनके भाषण में जो पढ़ा जा रहा था उसको विरोध किया, क्योंकि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे और मांग हो रही थी कि जो कुंभ में, भगदड़ में जो मौतें हुई हैं उसका सही आंकड़ा भी इसमें आना चाहिए भाषण में, लेकिन ये भाषण में आया नहीं था। विपक्ष का आचरण गैर जिम्मेदाराना है। समाजवादी पार्टी का आचरण सदा ऐसा ही रहा है कि वो महामहिम राज्यपाल जी का आदर करने की जगह, स्वागत करने की जगह, सम्मान करने की जगह हल्ला बोलने की उनकी आदत है। इसकी सज़ा जनता उनको देगी।
लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह दिखा दिया कि वह एक जिम्मेदार राजनीतिक दल कम और अराजकता फैलाने वाला दल ज़्यादा है। ये सरकार का बनाया हुआ पूरा झूठा भाषण था। तो राज्यपाल महोदय ने इस झूठे भाषण को पूरा पढ़ा ही नहीं, और जो समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों की मांग थी जो झूठा भाषण न पढ़ा जाए। एक महिला राज्यपाल जी जो अत्यंत आदरणीय हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, एक बहुत बड़ा लंबा उनका करियर है और पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश के आज महामहिम राज्यपाल जी हैं और उन्होंने हर तरह से सरकार को मार्गदर्शन दिया है। मैं समझता हूं कि विपक्ष का ये रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है कि उन्होंने एक महिला राज्यपाल के संग इस प्रकार का सलूक किया। तो सीधे तौर पर आज के इस सत्र को लेकर कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष इस वक्त आमने सामने है। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो भी शुरू हो चुका है आज जब से उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में लखनऊ से हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़े, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विकास, आज से बजट सत्र की तो शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। 20 तारीख को बजट भी पेश होगा, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी तरफ से काफी हंगामा आज देखने को मिला है, सत्र शुरू होने से पहले भी और सत्र शुरू होने के बाद भी। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्ष की तरफ से जो हंगामा हुआ है ये इस बात को रुख बता रहा है कि जो आने वाले समय में जो कार्रवाई चलेगी बजट सत्र के दौरान उसका किस तरीके का रुख रहने वाला है, उसका कौन सा स्टैंड रहने वाला है। आज पहले ही दिन जब राज्यपाल आती हैं और ज्वाइंट सेशन को जो संबोधित करती हैं, अभिभाषण करती हैं, उस दौरान उनको पूरा अभिभाषण पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता है। लगातार विपक्ष की तरफ से शोरगुल होता है। इसके बाद वो शुरुआत करने के बाद ही कुछ मिनटों के बाद ही अभिभाषण को पूर्ण मान लिया जाता है। जो सदन की कार्रवाई का ही एक हिस्सा होता है वो अपना पूर्ण भाषण नहीं सुन पाती हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से जो कहा गया है, जो आरोप लगाए गए हैं, उससे पहले ही क्या कुछ बातें कहना चाह रहे थे उस भाषण में, क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन सब चीज़ों को विपक्ष की तरफ से सुना भी नहीं गया। ये बात साफ संदेश दे रहा है विपक्ष कि वो अपनी आवाज़ सदन में उठाएगा और खासतौर से सरकार को हर मुद्दे पर घेरने का प्रयास करेगा। लेकिन आपको बता दें कि ये सदन की जो कार्रवाई होती है निश्चित रूप से इस बार एक बड़ा सेशन चलने वाला है। आज 18 तारीख से 5 मार्च तक चलेगा। अगर सदन की कार्रवाई में विपक्ष अपनी भूमिका सकारात्मक अदा करेगा तो उसको भी अपनी बातें कहने के लिए एक मंच मिलेगा। अगर सदन की कार्रवाई ही नहीं चलेगी तो जनता से जुड़ी बातें ही कैसे उठ पाएंगी। यह बहुत जरूरी हो जाता है लोकतंत्र में कि सदन की कार्रवाई चले, जहां पर जनता से जुड़े मुद्दे, उसके विकास के मुद्दे, प्रदेश के विकास के मुद्दे, तमाम सारी नीतियों पर चर्चा की जाए। सरकार सवाल उठाए और विपक्ष सवाल उठाए तो सरकार उसका जवाब दे, हर मोर्चे पर सकारात्मक चीज़ें निकल कर आए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हंगामे का ये रुख कहीं ना कहीं जनता के जो गाड़ी कमाई होती है, उन पैसों की बर्बादी होती है अगर सदन की कार्रवाई नहीं चलती है। ये सदुपयोग करना चाहिए। सीएम योगी की तरफ से भी ये अपील की गई थी आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले कि विपक्ष सकारात्मक रवैया अपनाए। और कहीं ना कहीं जो विपक्ष में पिछले दिनों विपक्ष को एक बड़ी हार मिली है प्रदेश में, उसकी खींच यहाँ पर न दिखाए। जो मुद्दे हैं मुद्दों पर बात करे और मुद्दों पर सवाल उठाए, नियम के अनुसार सवाल उठाए, क्योंकि सदन की कार्रवाई नियमों के अनुसार चलती है। किसी भी वक्त कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकते हैं, कोई भी विषय नहीं। तो जो भी विषय है, जो भी नियम कायदे हैं, उनके अनुसार अगर विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाता है तो सरकार की तरफ से हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। चूंकि महत्वपूर्ण सत्र है ये बजट सत्र, इसमें राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, एक लंबी चर्चा होती है। उसके बाद 20 तारीख को बजट आएगा, उस पर एक लंबी चर्चा होनी है। तो निश्चित रूप से ये जनता से जुड़े बड़े मुद्दे उठाए जा सकते हैं। लोगों के हित की बातें होंगी, प्रदेश के विकास की बातें होंगी। अगर सिर्फ हंगामा ही हंगामा होगा तो सिर्फ जनता के पैसे बिल्कुल विकास, लेकिन अगर हम देखें तो देखिए जनता से जुड़े हुए मुद्दे तो जरूर उठाने ही चाहिए और विपक्ष की ये भूमिका भी है कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन्हें सबके सामने रखा जाए। लेकिन क्या ये बात सही है कि जब राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है तो उस दौरान इस तरीके की नारेबाजी करना? बिल्कुल, राज्यपाल का
अभिभाषण में पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनना जरूरी होता है, क्योंकि वो तमाम सारे अभिभाषण के दौरान वो बातें कही जाती हैं जो सरकार के द्वारा किए गए कार्य हैं, उपलब्धियां हैं या आगे की रणनीति है कि इस दिशा में सरकार आगे काम करने जा रही है। वो सारी बातें इस अभिभाषण में होती हैं और इसी पर आगे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। तो राज्यपाल जो सत्र की शुरुआत होती है पहले दिन ही अभिभाषण के लिए आती हैं, तो उस मुद्दों पर गंभीर बातें कही जाती हैं, ना कि हल्की फुल्की बातें कही जाती हैं। विपक्ष को भी चाहिए कि कुछ समय उनको देना चाहिए, उन बातों को सुनना चाहिए और उसके अनुसार फिर आप आगे चर्चा में उन बातों पर आप सरकार पर सवाल उठा सकते हैं, कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, उधर से जवाब दिया जाता है। और खुद मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये बात कही गई कि जो नियमों के मुताबिक है, विपक्ष जो है नियमों के मुताबिक चले, जो भी सवाल होंगे उनका पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि मां बाप पर भद्दे कमेंट के मामले में चौतरफा घिरे रणवीर अहलावालिया की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और रणवीर को जोरदार फटकार भी इस दौरान लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि फेमस हो तो क्या कुछ भी बोलोगे, आपके दिमाग में गंदगी भरी है और ये तो गैर जिम्मेदारी की हद है। हालांकि सुनवाई करते हुए रणवीर को गिरफ्तारी से राहत जरूर सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन बेंच की तरफ से ये इस याचिका पर सुनवाई हुई। हालांकि इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट मामले की जल्द सुनवाई की याचिका को खारिज कर चुका है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में रणवीर का प्रतिनिधित्व भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ कर रहे हैं। करेंगे आज की सुनवाई पर चर्चा, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए और क्या कुछ कहा है। तो सीधे तौर पर ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स से आपको समझाते हैं कि किस तरीके से फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज बोलने की आजादी है और आप कुछ भी बोलेंगे। साथ ही कहा गया कि आप माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। माता और पिता को लेकर के, माँ बाप को लेकर जो बयान दिया गया उसको लेकर ये बात कही गई। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि ऐसा लगता है कि दिमाग में कुछ गंदगी भरी हुई है। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाते हुए कही गई। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहा गया कि हमें कानून का पालन करना है। जांच में सहयोग करने के भी आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी बोलने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। साथ ही लेकिन अगर हम देखें तो गिरफ्तारी पर जरूर रोक मिल लग चुकी है, थोड़ी राहत जरूर मिलती हुई नजर आई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी बोलने का लाइसेंस नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज सुनवाई के दौरान कही गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर आप पॉपुलर हैं यानी कि मशहूर हैं, तो मशहूर होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। अपने माता पिता की बेइज्जती आप कर रहे हैं। जिस तरीके से जो बयान अपने शो के दौरान रणवीर की तरफ से दिया गया, उस बयान की चौतरफा निंदा भी हुई और चौतरफा घिरते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन साथ ही अब एक ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से राहत भी मिलती हुई कहीं ना कहीं रणवीर अहलावालिया को आज नजर आई है। राहत किस तरीके से मिली है, क्योंकि गिरफ्तारी पर रोक जरूर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी को लेकर के राहत मिल गई, लेकिन साथ ही बिना इजाजत के वो देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। इसके अलावा पासपोर्ट सरेंडर करने के भी आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन शर्तों के साथ गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक है। मुंबई गुवाहाटी में एफआईआर पर गिरफ्तारी नहीं होगी, जो वहां पर एफआईआर दर्ज की गई है, और बिना इजाजत के विदेश जाने पर भी फिलहाल रोक लगाई गई है। तो कुल मिलाकर कई सारी शर्तें हैं, लेकिन शर्तों के साथ साथ अगर कुल मिलाकर हम देखें तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विकास, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। हालांकि याचिका जो है वो रणवीर की तरफ से ही दायर की गई थी कि जो भी अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई हैं उनको सबको एक साथ क्लब कर दिया जाए, लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार रणवीर अहलावालिया को ही लगी, उनके बयान को लेकर, उनके भद्दे कमेंट को लेकर। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप फेमस हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे, किसी भी फोरम पर किसी भी तरह की बयानबाजी करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको लोग देखते हैं, उसमें बच्चे भी हैं, हर तरह के लोग हैं, और जिस तरह के कमेंट्स किए गए वो अगर उसको ऑब्सीन नहीं कहा जाएगा, अगर उसको अश्लील नहीं कहा जाएगा, तो अश्लीलता की परिभाषा आखिर क्या होगी। इसके अलावा कोर्ट ने यह कहा कि ये जो कंटेंट है ये बेहद आपत्तिजनक है, और इसीलिए रणवीर अहलावालिया फिलहाल जो ये राहत दी गई है उसमें ये भी कहा गया है कि वो इस तरह के शोज में हिस्सा नहीं लेंगे। कहीं वो इस तरह के बयान जैसे उन्होंने दिए हैं दोबारा ना दें, इसीलिए उनको ये भी कहा गया है कि आप इस तरह के शोज में हिस्सा ना लें, सरेंडर करें अपना पासपोर्ट
बिना पुलिस को सूचित किए आप देश से बाहर नहीं जाएंगे। इसके अलावा कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी कहना, ये एक नई परिपाटी शुरू हो चुकी है। यूट्यूबर हैं वो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा कोई भी कंटेंट कहें जो सीधे सीधे कानून का भी उल्लंघन है। जी। ये अश्लीलता की परिभाषा में आता है। और आप देखें कि इसमें बीएनएस के जो प्रावधान है उसमें 2 साल की सजा शुरुआत में, अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं तो 2 साल तक की सजा, और अगर आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं तो 5 साल तक की सजा हो सकती है। तो कोर्ट ने इसको बेहद गंभीर मानते हुए चेतावनी दी है और इस पर नोटिस भी जारी किया है। जिन राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई, अब उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट को पहुंचेगा कि उनका क्या कहना है इस याचिका पर, क्योंकि ये जो एफआईआर्स हैं इनको किसी एक जगह, किसी एक राज्य में क्लब करने, खासतौर से महाराष्ट्र में इन सब मामलों को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। तो जो अगली सुनवाई होगी उसमें ये साफ होगा कि क्या कोर्ट राज्यों की दलील सुनने के बाद सारे केसेस को एक जगह ट्रांसफर कर रहा है। इसके अलावा एक चीज और यहां पर कोर्ट ने कही कि कोई नई एफआईआर भी अगर दर्ज की जाती है, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने से आप नहीं रोक सकते, किसी भी राज्य में कोई भी एफआईआर दर्ज हो सकती है, लेकिन कोई कोएर्सिव एक्शन नहीं किया जाएगा। यानी कि फिलहाल रणवीर इलाहाबादिया को इस बात की राहत मिल गई कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार नहीं करेगी कहीं की भी कोई पुलिस। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए विकास। तो कुल मिलाकर हम देखें तो इस मामले में फटकार तो जरूर लगी, लेकिन अब अगली सुनवाई में ये देखना होगा कि ये सारी जो एफआईआर है वो क्लब करके अब किधर शिफ्ट की जाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास। और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी। जहां दिल्ली में जहां एक और सीएम चेहरे पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर एक नया मुद्दा भी इस वक्त सामने आ गया। दरअसल पटपड़गंज से भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक रविंदर सिंह नेगी ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर चोरी के बड़े आरोप लगा दिए हैं। रविंदर नेगी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया और इस वीडियो में कहा गया कि मनीष सिसोदिया कार्यालय से वो सारा सामान चोरी करके ले गए जो सरकारी था। रविंदर नेगी ने एसी, टीवी, टेबल, कुर्सी और पंखे जैसे तमाम सामान चुराने के गंभीर आरोप मनीष सिसोदिया पर लगाए हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते कि रविंदर नेगी ने मनीष सिसोदिया पर और क्या कुछ आरोप लगाए हैं अपने वीडियो के जरिए। तो मनीष सिसोदिया पर चोरी का ये बड़ा आरोप लगाया, जहां नवनिर्वाचित एमएलए रविंदर नेगी हैं ये, और पटपड़गंज से नवनिर्वाचित एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है मनीष सिसोदिया पे। विधानसभा कैंप कार्यालय से सारा सामान गायब है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। कार्यालय में नहीं मिले हैं एसी, टीवी, टेबल, कुर्सी और पंखे, ये तमाम चीजें वहां पर जो मौजूद होती है, जो सरकारी सामान है वो वहां पर नहीं मिला है। सिसोदिया ने चुनाव से पहले असली चेहरा दिखा दिया था, ये बात कही गई है रविंदर नेगी की तरफ से। साथ ही नेगी ने बोला है कि इनकी भ्रष्टाचार की हदें अब भी पार नहीं हुई, और साथ ही ये भी कहा गया कि ये अपनी असलियत और चोरी छिपाने में माहिर है। फिलहाल हालांकि अभी तक हम देखें तो इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि इसके साथ ही हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं जो रविंदर नेगी की तरफ से इस वक्त जारी किया गया है, और इस वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं कि जो पूरा कार्यालय है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इस कार्यालय में ना तो आपको कुर्सी मिलेगी, ना आपको एसी मिलेगा, यहाँ तक कि पंखे भी गिने चुने बचे हैं। ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। जो पर्दे वहाँ पर लगे होते हैं खिड़कियों पे, वो पर्दे तक वहाँ से गायब है, और इन तमाम चीज़ों को लेकर ये बड़ा आरोप, चोरी का ये बड़ा आरोप इस वक्त लगाया गया है मनीष सिसोदिया पे। जो और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी धीरज इस वक्त जुड़े हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। धीरज, ये वीडियो इस वक्त जारी किया गया है रविंदर नेगी की तरफ से, जो कि पटपड़गंज के नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद में तमाम आरोप तो उन्होंने लगा दिए, लेकिन क्या अभी तक इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी की तरफ से या मनीष सिसोदिया की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया? अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही मनीष सिसोदिया का कोई ट्वीट आया है इस मसले पर। एक गंभीर आरोप रविंदर नेगी की तरफ से लगाया गया है, और उस आरोप में साफ तौर पर यह बताया गया है। और जो जब ये खबरें जबकि चली उसके बाद मैंने उस कार्यालय में मैं खुद गया और मैं वहाँ जानने की कोशिश की कि आखिर स्थिति क्या है। तो वहाँ के जो पर्दे हैं वो गायब हैं, वहाँ के जो जितने भी कमरे हैं वो सारे कमरे में एसी लगी हुई थी, एसी गायब है। 120 जो इंच का एक जो एलईडी लगा हुआ था वो गायब है। और लोगों ने तो यहाँ तक वहाँ बताया कि वहाँ पे जो मंगलवार के दिन शाम के 5:30 बजे हनुमान जी की जो एक आरती होती थी, भजन कीर्तन होता था, उसके लिए 250-300 के करीब वहाँ कुर्सियाँ लाई गई थी, वो कुर्सियाँ तक गायब है। और पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऑफिस का एक भी जो सामान है उस ऑफिस में नहीं बचा है, और जो सामान वहाँ से निकालने में दिक्कत हुई है वहाँ पे तोड़ फोड़ हुई है और
टूटे फूटे ऑफिस के वहाँ की दीवारें पड़ी हुई है। ये हमने खुद जाकर वहाँ कर देख के आया है जी। लेकिन साथ ही अगर धीरज हम देखें तो इस वीडियो के जरिए हम देख रहे हैं कि सामान तो गायब है और सिर्फ अब दीवारें ही बची हुई हैं और अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से, मनीष सिसोदिया की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना आना, क्या इस बात का ये सबूत माना जाए या इस बात की हामी मानी जाए कि वो इस बात को मानते हैं जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए? देखिए, जो सबसे गंभीर आरोप के साथ एक चेतावनी भी रविंदर सिंह नेगी ने मनीष सिसोदिया को दी है और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जितने भी सामान यहाँ से गए हैं उस सामान की बाकायदा लिस्ट जारी होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकारी महकमे से कोई भी सामान जारी होता है, चाहे टेबल जारी हो, कुर्सी जारी हो, एसी हो, फ्रिज हो, उसका बाकायदा एक ऑडिट होता है। रविंद्र नेगी ने साफ तौर पर उनको ये बताया है कि अगर आप इसका जवाब नहीं देते हैं और ये सामान अगर आप वापस नहीं भेजते हैं तो आपके खिलाफ हम एक नोटिस भेजेंगे और सीधे तौर पर रविंद्र नेगी ने कहा है कि आपके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन अभी तक मनीष सिसोदिया का जवाब नहीं आना या किसी तरीके से सामान को वापस भेजने की बात नहीं कहना या पूरे मामले पर एक तरीके से चुप्पी साध लेना बहुत कुछ दर्शाता है जी। चलिए, फिलहाल इंतजार रहेगा आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया की तरफ से प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे मामले पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरज तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि देश के पूर्वी राज्य में एक अनोखी शुरुआत बीते कल की गई। इस बार विधानसभा बजट सत्र का आगाज गुवाहाटी की जगह दूर एक आदिवासी क्षेत्र बोडोलैंड में किया गया और ऐसा पहली बार हुआ है जब सत्र का आगाज राजधानी की जगह किसी दूसरे शहर में किया गया। इस अनोखी ऐतिहासिक पहल की तारीफ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ विपक्ष के भी लोग कर रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार बोडोलैंड के विकास के लिए तमाम कदम उठा रही है, फिर चाहे वो 2020 में बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो, युवाओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास और अवसरों पर जोर देना हो या फिर देश की राजधानी दिल्ली में बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन हो। इन तमाम कदमों का असर बोडोलैंड में नजर भी आ रहा है। करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह बोडोलैंड विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं तो विकास के पथ पर बोडोलैंड लगातार बढ़ रहा है। साल 2020 में बोडो शांति समझौते पर ये हस्ताक्षर हुए और इस हस्ताक्षर के दौरान अगर हम देखें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे जब ये हस्ताक्षर हुए इस समझौते को लेकर के। इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए जो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम माना जाता है। समझौते के तहत हम देखें तो 10,000 से ज्यादा युवाओं ने जो हथियार थामे हुए थे उन युवाओं ने हथियारों को छोड़ करके और आम जीवन जीना शुरू किया। केंद्र की तरफ से 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज खास तौर पर बोडोलैंड के लिए दिया गया, वहां के लोगों के लिए दिया गया। इसके अलावा सिर्फ केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार यानी कि असम सरकार ने भी विशेष विकास पैकेज दिया बोडोलैंड के लिए ताकि वहां के जो लोग हैं, वहां पर जो आदिवासी हैं, उनका विकास हो सके। शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति से संबंधित बुनियादी ढांचे पर 700 करोड़ से ज्यादा का खर्च अभी तक हम देखें तो किया गया है शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति से संबंधित चीजों को लेकर। इसके साथ ही वहां पर जो युवा है, जो महिलाएं हैं, उनका कौशल विकास हो सके, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसे अवसरों पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही सीड मिशन की भी शुरुआत की गई जिसका सीधे तौर पर हम देखें तो युवाओं और महिलाओं को फायदा इसका मिल रहा है, इस मिशन का फायदा मिल रहा है। पिछले 1.5 साल की बात अगर हम करें तो असम को 4 बड़े अस्पताल भी मिले हैं, जिसमें मुख्य तौर पर 4 बड़े अस्पतालों की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य तौर पर है गुवाहाटी में एम्स और एम्स के अलावा हम देखें तो कोकराझार, नलबाड़ी और नागांव में मेडिकल कॉलेज की भी सौगात बोडोलैंड को मिली है, असम को मिली है। और ऐसे में कुल मिलाकर देखें तो असम में इस वक्त लगातार विकास है और विकास के साथ साथ सिर्फ असम नहीं बल्कि बोडोलैंड पर खास फोकस भी है। साथ ही आपको बता दें कि प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। बीते साल नवंबर में इस महोत्सव का आयोजन किया गया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था इस दौरान वहां पर पहुंच करके। और इस दौरान उद्घाटन के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई सारी बातें उनकी तरफ से कही गई और साथ ही बोडो लोगों की सराहना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए इस महोत्सव को लेकर के। उन्होंने कहा कि तमाम लोग इस महोत्सव में शामिल हुए हैं, उनकी सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि महोत्सव ने 50 सालों की हिंसा को समाप्त कर दिया। सालों से जो हिंसा वहां पर चली आ रही है उसको समाप्त किया गया। बोडोलैंड में शांति और समृद्धि की एक नई सुबह कहीं ना कहीं वहां के लोगों ने देखी। शांति समझौता जो हुआ उस समझौते के बाद बोडोलैंड ने विकास की नई लहर देखी है क्योंकि 2020 में ये समझौता हुआ और उसके बाद में लगातार वहां पर विकास किया जा रहा है। लोगों और सरकार के बीच में
जो एक अनूठा संबंध होता है, ये होता है भरोसे का, विश्वास का, और ये आपसी विश्वास का कहीं ना कहीं नजर भी आता है। बोडो हिंसक गुट के 4000 से ज्यादा पूर्व कैडर्स का भी पुनर्वास वहां पर किया गया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अब अगले ग्राफिक्स की ओर हम बढ़ लेते हैं, जहां पर कई सारी चीजों का नजर आती हैं। कोकराझार की अगर हम बात करें तो वहां पर नई पहल की गई, जैसा कि हमने आपको बताया कि पहली बार विधानसभा सत्र का आयोजन वहां पर किया गया। हालांकि एक ही दिन का सत्र का आयोजन किया गया, उसके बाद में वापस गुवाहाटी में ये आयोजन हो रहे हैं। बोडोलैंड की राजधानी है कोकराझार, जहां पर एक दिन का ये विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। बजट सत्र का जो आगाज है वो वहां से किया गया। पहली बार गुवाहाटी के बाहर सत्र का आयोजन हुआ है और ये जो अनोखी पहल, या यूं कहें कि जो ऐतिहासिक पहल की गई है, इस पहल की तारीफ ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बल्कि जो नेता विपक्ष में बैठे हैं विधानसभा में, उनकी तरफ से भी इसकी तारीफ की गई है, इस अनोखी पहल की तारीफ की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही हमारे साथ में हमारी सहयोगी सुबीना इस वक्त जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करते हैं। तो सुबीना का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। चर क्षेत्रों की बस्तियों के रूप में आवश्यकता है। चर क्षेत्र जो है वहां पर उनके कहीं ना कहीं हम देखें तो पूरे उनकी जानकारी ली जाएगी, राजस्व ब्लॉकों की पहचान वहां पर की जाएगी, जिससे कि जो लोग वहां पर हैं उनकी ये जो जगह है वो काम आ सके। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 3 पीढ़ी या फिर 1951 से पहले जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो लोग जमीन को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ये बात मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से कही गई है। SC, ST और 6 समुदाय के लोगों को प्रमाण देने की अब जरूरत वहां पर नहीं होगी। इसके साथ ही असम सरकार की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया है। क्या है वो फैसला, वो भी आपको बता रहे हैं। चर क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया जाएगा, जो चर क्षेत्र है वहां पर उनका पूरी तरह से सर्वेक्षण होगा। इसके अलावा विप्लव कुमार शर्मा की जो समिति है उसकी तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट में कई सारी सिफारिशें की गई हैं और उन कई सारी सिफारिशों में से कई सिफारिशों को मान भी लिया गया है। सिफारिशों के आधार पर चर क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने का ये बड़ा निर्णय लिया गया है और इस सर्वेक्षण से कहीं ना कहीं वहां के लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि सर्वेक्षण का मतलब समझौता नहीं है, पूरी तरह से वहां पर सर्वेक्षण किया जाएगा, जमीनों को ध्यान में रखते हुए। सत्र और नामघर की सुरक्षा के लिए 5 सदस्यीय बोर्ड का भी गठन अब किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं सुरक्षा मिलेगी। असम के वैष्णव संस्कृति के धार्मिक स्थल है सत्र और नामघर, जिनकी सुरक्षा को लेकर ये बड़ा कदम उठाया गया। हमारे साथ में हमारी सहयोगी सुबीना इस वक्त जुड़ रही हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सुबीना, अगर हम देखें तो असम में बीते कुछ सालों में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं, खास तौर पे अगर हम बात करें बोडोलैंड की, तो वहां पर जो जनजाति है उसके अगर हम देखें तो विकास के लिए कई सारे कदम ना सिर्फ राज्य सरकार उठा रही है बल्कि केंद्र सरकार भी उठा रही है और इसका सीधा असर अब देखने को मिल रहा है और एक बड़ी पहल की गई है विधानसभा सत्र का आयोजन करके। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कृतिका कि यहाँ पे जो है असम में हुआ है डेवलपमेंट। साल पहले तक जो है यहाँ पे जो स्पेशली जो कोकराझार है वहाँ एथनिक ग्रुप्स है, बोडो है, तो काफी सारे एथनिक ग्रुप्स है और इनमें जो है पिछले 1980s में काफी सारे वायलेंस और एजुकेशन देखा गया जी, तो जिसकी वजह काफी सारे रिकॉर्ड्स लाए गए। ठीक है सुबीना, आपकी आवाज हमारे तक साफ नहीं पहुंच पा रही है तो इसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुबीना। तो सीधे तौर पर हम देखें तो कई सारे कदम तो उठाए ही जा रहे हैं और ये जो कड़ी है कदम उठाने की ये लगातार जारी भी है, जिसका सीधा असर वहां पर लोगों पर पड़ रहा है और वो आम जीवन जीते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।